हेलो दोस्तों। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने फेडरलिज्म और फेडरलिज्म से रिलेटेड उसके फीचर्स को देखा था। तो आगे हम फर्दर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अब हम ये समझेंगे कि फॉर्म ऑफ फेडरेशन किसे कहते हैं, यानी कि फेडरलिज्म जो वर्ड है उसके अंदर एक फेडरेशन बनाया जाता है। तो ये फेडरेशन किस प्रकार से बनता है हम देखेंगे। फेडरेशन बनाने के लिए हमारे पास दो रूट हैं। पहला रूट जिसे कहते हैं कम टुगेदर और दूसरा रूट कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। यानी कि एक फेडरेशन बनाने के हमारे पास दो साधन हैं। पहला जिसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कि कमिंग टुगेदर के अंदर आप देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट है वो सारे इंडिपेंडेंट स्टेट क्या करेंगे, वो आएंगे एक जगह पे और मिलके एक बिगर यूनिट को फॉर्म करेंगे और वो पूल करेंगे अपनी सॉवरेनिटी को और सॉवरेनिटी को रिटेन अपनी आइडेंटिटी को। क्यों? क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करना चाहते हैं। इसीलिए वो जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो आते हैं, क्लब करते हैं और एक बिगर स्टेट का फॉर्म करते हैं। तो इसी के अंदर अगर हम देखें तो कमिंग टुगेदर के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, यहाँ पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वली हो रहा है। और हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड द स्विट्ज़रलैंड। वहीं हम दूसरे दूसरे रूट की बात करें जिसे हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले से ऑलरेडी एक क्या है, एक लार्ज कंट्री है जो डिसाइड करती है कि वो डिवाइड करेगी डिवाइड करेगी अपने को और अपनी पावर को किसके बीच में, बिटवीन द स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। यानी कि अंडर द आर्टिकल आप देखेंगे आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज़ अ भारत यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि बेस्ट एग्जांपल है कि पहले भारत बना है, फिर उसके बाद हमने मल्टीपल ऑफ द स्टेट बनाए हैं। तो इसीलिए हमारे पास एग्जांपल है इंडिया, स्पेन एंड द बेल्जियम। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया अपने आप को एक फेडरल कंट्री कहता है, तो आखिर किन किन कारणों से इंडिया एक फेडरल कंट्री बनता है। नो डाउट कि जब आज़ाद हुआ, when India had emerged an independent nation or a country after a painful and the bloody the partition। यानी कि जब आज़ाद हुआ तो भारत एक ऐसे समय पर आज़ाद हुआ, क्योंकि आज़ादी कोई ऐसा नहीं है कि आज़ादी एक बिना किसी पेनफुल या ब्लड शेड से हुआ, क्योंकि इंडिया की आज़ादी के पीछे हमने बहुत सारा दर्द और ब्लड शेड देखा था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंट, क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम बहुत से हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ प्रिंसली स्टेट ने डायरेक्टली ज्वाइन किया इंडिया को और नाउ बिकम द पार्ट ऑफ द कंट्री। और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एज द यूनियन ऑफ द स्टेट। जो फर्दर मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, आर्टिकल 1 जो बात करता है क्या कहता है कि इंडिया दैट इज़ अ भारत यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि अपने आप को यूनियन ऑफ द स्टेट कहता है। यानी कि भारत पहले बना है, उसके बाद मल्टीपल्स हमारे स्टेट को हमने कार्व आउट किया है। उसके साथ हमने क्या देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो क्लेरिफाई करता है अपने आप को कि अगर हमें अपने आप को क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेशन पावर। यानी कि ये जो फेडरेशन हम बना रहे हैं, यानी कि कोई कंट्री अपने आप को कह रही है कि फेडरल कंट्री है, तो उसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को क्लैरिफाई करता है कि हमने ऑलरेडी ये प्रोविज़न दे रखे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट किस स्तर पर किन सब्जेक्टों के ऊपर वो क्या कर रही है, अपना लेजिस्लेशन अपनी पावर रखती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही सब्जेक्ट का डिवीज़न कर रखा है और उसके आधार पर ये सुनिश्चित किया गया है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन से लेवल की गवर्नमेंट का अधिकार है उसके ऊपर लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाने का। यानी कि हम देखें तो पूरा का पूरा अगर हम देखें तो हमारा पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। पहला यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर जिसके अंदर इंक्लूड वो सब्जेक्ट होते हैं जो नेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सच एज द डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड द करेंसी। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देयर इज़ अ नीड फॉर अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज ऑफ द मैटर थ्रू आउट द कंट्री।
यानी कि ये विषय ऐसे विषय हैं जो किसी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अपनी कंट्री को कुछ मैटर में ऐसा कि एक यूनिफॉर्म और यूनिटी को भी शोकेस करना है किसी मैटर के ऊपर, तो ये चीज़ सुनिश्चित की जाती है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं ये यूनियन लिस्ट के ऊपर है। और यूनियन लिस्ट का मतलब है कि वट एवर द सब्जेक्ट हैज़ बीन द गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, the center has a power. Center is mean the union government has a power to make a law on it. Along with that आप देखेंगे कि दूसरे हमारे पास आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के पास सच एज द पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड द इरिगेशन, यानी कि वट एवर द सब्जेक्ट हैज़ बीन द प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑन द स्टेट लिस्ट, स्टेट हैज़ अ पावर टू मेक ऑन अ लेजिस्लेशन। वहीं हम देखें तो हमारे पास तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है देयर इज़ अ वेरी ऑफ द सिंपल इज मीन कि बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन सब्जेक्टों के ऊपर क्या कर सकते हैं, लॉ बनाने का अधिकार है। लेकिन दूसरा इसी के संग एक सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि स्टेट की सरकार ने फॉरेस्ट के ऊपर कोई लॉ बनाया है और वहीं उसी के साथ साथ सेंटर ने भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर यानी फॉरेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर उसने लॉ बनाया है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो आंसर है सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड द सक्सेशन। आपने देखा होगा यहाँ पर कि एजुकेशन हो गया, एजुकेशन है, ठीक। तो ये एजुकेशन आप देखेंगे क्या कि जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, जब फर्स्ट टाइम नीट जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है, जब इसका प्रपोजल पास किया गया था सेंटर के थ्रू से, तो बहुत से हमारे सदर्न स्टेट ने क्या किया था, इसको अपोज किया गया था कि वी विल बी नॉट गो टू अडॉप्ट इट, वी विल बी नॉट टू एब्जॉर्व इट, कि हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम इसको नहीं फॉलो करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट वहीं देखेंगे आप एक एग्रीकल्चर नो डाउट सब्जेक्ट, ये इसके ऊपर ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है। और आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 3 फार्म बिल लेकर आई थी, तो उस 3 फार्म बिल को क्या किया गया था कि कुछ स्टेट ने उस 3 फार्म लॉ को अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ओके, यदि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फेडरेशन को समझें, क्योंकि इंडिया आता है कैसे, द फेडरेशन दैट आर द फॉर्म बाय द होल्डिंग टुगेदर, जिसके अंदर जो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसके अंदर जो सम ऑफ द स्टेट हैं इंजॉय द स्पेशल स्टेटस सच एज द नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड द मिजोरम अंडर द आर्टिकल 371, यानी कि अनुच्छेद 371 के तहत भारत के अंदर कुछ स्टेट को कुछ स्पेशल स्टेटस का प्रावधान मिला हुआ है, जैसे कि नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन स्टेट के पास अपने खुद के एक पिक्यूलियर, अजीबो गरीब हम नहीं कह सकते, लेकिन ये उनके खुद के एक पिक्यूलियर सोशल एंड द हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमने दे रखे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी स्टेट इस स्पेशल स्टेटस के अंदर, कैटेगरी के अंदर, आर्टिकल 370 अंदर के तहत रह गए, इन स्टेट के अंदर ये जो स्टेट हैं, इन स्टेट के अंदर जो भी इनके नागरिक हैं, दे हैव द हाईली फील कोग्निशन टूवर्ड देयर द कल्चर। इसीलिए भारत सरकार ने इनको कुछ स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ है, जिसके अंदर भारत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि दीज राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ देयर द लैंड, राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, कल्चर एंड ऑल्सो द प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब। आप देखेंगे कि इन स्टेट के अंदर देयर इज अ डिग्री ऑफ द रिजर्वेशंस इन द गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है असम के अंदर मोस्ट ऑफ आप देखेंगे क्या कि वहाँ बहुत एक रिजिड एक गाइडलाइन दी गई है कि रिजर्वेशन के अंदर कि जो सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ असम के हैं उन्हीं लोगों को जॉब दी जाएगी
फर्दर जो लोग 1971 के बाद जो लोग माइग्रेट करके बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं, उन लोगों के लिए एक स्टॉप लगाया गया है कि उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों का कहना है कि असम और असम के कल्चर को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए इन स्टेट के अंदर देयर इज अ सम डिग्री ऑफ द प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट जॉब के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो इंडियन यूनियन विच द इंजॉय टू स्मॉल टू बिकम एंड द इंडिपेंडेंट स्टेट। आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया के पास स्टेट्स हैं एंड द यूनियन टेरिटरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे जो ये यूनियन टेरिटरी है, हु विल बी द गवर्न? तो उसको इंडियन गवर्नमेंट ही क्या करती है, डायरेक्टली उसको क्या करती है, उसको गवर्न करती है। यानी कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि एग्जांपल में चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दमन एंड दीव हो गया, अभी रिसेंट में हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर हो गए। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पावर सीधा डायरेक्ट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोकल जो एमएलए वहाँ जो चुने गए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम करें। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और उसके साथ हमने क्या देखा कि जो ये कंसेप्ट है पावर शेयरिंग का, ये जो पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कि हमें पावर को डिसॉल्व करना है, और ये किसके अंदर आता है? दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर नॉट द इजी टू मेक द चेंज। क्यों? क्योंकि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर कोई भी चेंज चाहिए आपको, तो ये चेंज कोई इजी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। इसको चेंज करने के लिए ये ज़रूरी है कि इफ़ एनी द चेंज इज़ रिक्वायर्ड टू बी द फर्स्ट द पास्ट टू द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास होना चाहिए। लेकिन कैसी होनी चाहिए? विद द स्पेशल मेजॉरिटी। और व्हाट इज़ द स्पेशल मेजॉरिटी? विद 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कि अगर कोई एक ऐसा मैटर है, कोई ऐसा लॉ है जो स्टेट की पावर को हैम्पर कर रहा है, तो ये जो लॉ है ये ज़रूरी है कि वट एवर वी हैव राइट नाउ द स्टेट, एट लीस्ट उसमें से हाफ ऑफ अ स्टेट से वो लॉ को भी रेक्टिफाई करे। यानी कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट से भी हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसी में हम ये भी देखेंगे कि whatever the arrangement has been the prescribed by the constitution of the India कि there is a clear separations between the center and the state। तो who will be the power, who will has the power to go to implement and interpret whatever the constitutional provision and the provision and the procedure known as the judiciary। यानी कि जुडिशरी के ही पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड प्रोसीजर को क्या कर सकती है? इम्प्लीमेंट करवाएगी। यदि मान लीजिए कि द एनी द डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ द पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। यानी कि जब कभी भी सरकारों के बीच में, यानी कि सरकारों के बीच में पावर को लेकर कोई डिस्प्यूट होती है, तो हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसी पावर है जो इनके ऑर्डर को और इनके ऊपर डिसीजन अपना दे सकती हैं। अलॉन्ग विद दैट कि जब हमने ये चीज़ देखा, तो अगर हमें हाउ इज़ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो हम किस तरह अपने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करें, स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात हम करेंगे। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट द सफिशिएंट। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें फेडरलिज्म को अगर प्रैक्टिस में लाना है, तो ये जरूरी है, देयर इज़ अ नेसेसरी, व्हाट द नेसेसरी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का हमें अच्छे पूर्ण रूप से हमें पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये अकेले ही सफिशिएंट नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी द एट्रीब्यूटेड
to the nature of the democratic politics in our the country. हमें whatever the constitutional provision along with that हमें उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी हमें अपनी कंट्री के अंदर इस नेचर को लेके भी चलना है. along with that ensure that the spirit of the federalism, जिसके अंदर हमें ये सुनिश्चित करना है कि फेडरलिज्म रिस्पेक्ट करे डाइवर्सिटी को एंड डिज़ायर फॉर द लिविंग टुगेदर एंड बिकम द शेयर द आइडिया ऑफ आवर द कंट्री. तो ये चीज़ हमारे पास बहुत क्लियर होनी चाहिए. द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म रिस्पेक्ट करे डाइवर्सिटी को एंड डिज़ायर फॉर द लिविंग टुगेदर, यानी कि ये अपनी इच्छा व्यक्त करें कि वो लिविंग टुगेदर साथ रहें एंड बिकम द शेयर द आइडिया ऑफ द आवर कंट्री, अपने आइडिया को भी क्या करें, शेयर करें. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स का एक गठन किया गया. यानी कि 1954 के अंदर और उससे पहले हमारे स्टेट के हमारे कंट्री के अंदर स्पेसिफिकली साउथ इंडिया के अंदर देयर इज़ अ chaos and these of the chaos were to the arises on the basis of the क्या, there is a demand. And what is the demand? कि we want to create the state on the basis of the whatever the person to speak in that of the region. यानी कि हमने अपने स्टेट का कार्व आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज के आधार पर. द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन 1947 के अंदर द बाउंड्री ऑफ द सेवरल द ओल्ड स्टेट ऑफ द इंडिया वर द चेंज इन ऑर्डर टू द क्रिएट द न्यू स्टेट. भारत जैसे ही आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर लोगों ने अपने स्टेट को कार्व आउट करने की कोशिश की और उसी के चलते जो भी हमारे पास जो भी ओल्ड स्टेट थे उनको दोबारा से चेंज किया गया फॉर द क्रिएशन न्यू स्टेट. और ये इंश्योर किया गया कि द पीपल हु क्या कर रहे हैं, स्पोक कर रहे हैं द सेम लैंग्वेज इन द सेम ऑफ द स्टेट, उसके आधार पर एंड क्रिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज. हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट स्टेट जिसको लैंग्वेज के आधार पर हमने कार्व आउट किया, हमारे पास आंध्र प्रदेश है. अलॉन्ग विद दैट नागालैंड हुआ, उत्तराखंड हुआ एंड द झारखंड हुआ. क्योंकि इसके अंदर अब ये पूरी की पूरी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि किसी भी कोई भी अगर स्टेट उस स्टेट के अंदर हमें एक नया स्टेट क्रिएट करना है, अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री करना है, नेम ऑफ रीनेमिंग ऑफ द स्टेट करना है, ये सारी की सारी पावर प्रिवेल की जाती है और सारी की सारी पावर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हिज द एक्सपीरियंस हैज़ द शो दैट the formation of the linguistic state has actually made the country the more united and the made administrative easier. यानी कि भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस के आधार पर जो लिंग्विस्टिक के बेसिस पर हमने स्टेट बनाया, हमारा ये काम ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ऑन द बेसिस हम अपने कंट्री को क्या करना चाहते थे, मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या करना था, ईजी करना था. इसीलिए हमने क्या किया कि अपने स्टेट को मल्टीपल हमने स्टेट के अंदर डिवीज़न किया फॉर टू मेक द मोर यूनाइट एंड मेड एडमिनिस्ट्रेटिव ईजियर. अब उसी के संग आप देखेंगे क्या कि इसी के चलते इंडिया ने अपने डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इंडिया ने अभी तक अपनी कोई नेशनल लैंग्वेज का डिक्लेरेशन नहीं दे रखा है. क्यों? क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि यूनिटी विद द डाइवर्सिटी, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हमारे पास कंसेप्ट है. क्योंकि अलॉन्ग विद दैट व्हाट वी हैव राइट नाउ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, ठीक, और इसी के चलते हमारे पास वी हैव ऑफ द लॉट्स ऑफ द डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, द कल्चर, रिलीजन,
तो अगर हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, तो अगर किसी भी लैंग्वेज को अगर हम अपनी एक नेशनल लैंग्वेज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो माइट बी द हाई पॉसिबिलिटी कि देयर इज अ chaos कि हम एक ही लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, प्रिवेल करें। तो जो हमने एक सेटअप अपने इतिहास के अंदर जो हमने एक सेटअप बना रखा है कि कहीं ना कहीं हम अगर रिकॉग्निशन नहीं कर रहे हैं किसी लैंग्वेज को, तो वो हमारी यूनिटी को दिखा रहा है। तो might be in a future if the government will decide to declare कि their falana of the language is the national language, might be the possibility to create of the chaos and to create of the to create of the on to create there is a to create division in the society, to create of a not to the feel to the nationalism spirit. So that's why the government have to stop on it and look to the another of the way to go further of the division of the state. थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने सुझाव अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।